नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज पहुंचाते हैं वो तमाम खबरें जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है खबरों की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु, साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानते हैं एक अपडेट। होती है खबर पर हमारी पहली नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करते हैं उन 3 प्रमुख खबरों का रुख। तो आज जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर, उसमें सबसे पहली खबर है दिल्ली के बाद, उस दिल्ली चुनाव के बाद जिसका असर अब पंजाब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आखिर कहीं नजर आ रहा है कि कहीं उड़ ना जाए ये पंजाब आम आदमी पार्टी के हाथ से। और सवाल यही है, और इसको बचाने की कोशिश में इस वक्त अरविंद केजरीवाल जुटे हुए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण खबर है, इस वक्त तिरुपति प्रसाद विवाद पर अब एक्शन नजर आ रहा है। क्या हुआ ये एक्शन? हालांकि काफी लंबे समय से पूरा मामला चल रहा है। इसको लेकर के सीबीआई का गठन हुआ, एसआईटी का गठन हुआ और उसके बाद में अब इस पूरे मामले पर बड़ा एक्शन लिया गया है। इस पर भी रहेगी नजर। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर है वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां अरब देशों में अब खलबली मच गई है। दरअसल ट्रंप का जो गाजा प्लान है, उस गाजा प्लान को लेकर के इस वक्त अरब देश नाराजगी कहीं ना कहीं जता रहे हैं और इसको लेकर अब समिट का भी बुलावा है। और समिट 27 तारीख को होनी। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आखिर क्यों एक बार फिर ट्रंप के बयानों से खलबली मची है, बताएंगे विस्तार से आपको। तो इन 3 प्रमुख खबरों पर रहेगी नजर। और सबसे पहले शुरुआत दिल्ली के साथ, जहां दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद अब पंजाब आम आदमी पार्टी में हलचल तेज हो गई है। पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपना ध्यान अब पंजाब पर केंद्रित कर दिया है और इसे लेकर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में पार्टी के विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है अलर्ट मोड पर। और कल होने वाली है अहम बैठक। वैसे तो पंजाब सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग होनी थी, लेकिन दिल्ली से बुलावा आने के बाद में इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। और अब ये मीटिंग, पंजाब कैबिनेट की जो बैठक है वो होनी है 13 फरवरी को। फिलहाल अब सभी की नजर कल होने वाली अहम बैठक पर है, जिसमें पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायक और अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। कल ये भी कहा जा रहा है कि दिल्ली में मिली इस हार के बाद में अरविंद केजरीवाल को पंजाब में सरकार जाने का डर सता रहा है। हालांकि पंजाब में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त है। आखिर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का अगला प्लान क्या है, इस पर करेंगे बात और इस पर सभी की नजर भी है। लेकिन बात करेंगे उससे पहले एक ग्राफिक्स पर नजर डाल लेते हैं। तो आखिर पंजाब में आम आदमी पार्टी को संभालते हुए अरविंद केजरीवाल किस तरीके से नजर आ रहे हैं? क्योंकि 9 फरवरी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी पीएसी की ये बैठक हुई और उसके बाद फिर नए विधायकों और उम्मीदवारों से मुलाकात करते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो 11 फरवरी को जो हुआ, पंजाब सीएम की तरफ से, पंजाब सीएम से दिल्ली में मुलाकात आज होनी है और इसके बाद में कल होगी। इसके साथ ही पंजाब के जो मंत्री और विधायक हैं उनसे भी अरविंद केजरीवाल मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर इस वक्त साधा जा रहा है पंजाब को। हालांकि पंजाब में जो विधानसभा चुनाव होने उनमें अभी काफी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही कहीं ना कहीं ये डर सताता हुआ नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल को कि जैसे दिल्ली से सत्ता गई उनके हाथ से, पंजाब में भी कहीं ऐसा ना हो जाए। क्योंकि कई तरीके की अफवाहें भी हैं और कई तरीके के बयान भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। क्या है वो बयान, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूर आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के विधायक हैं उन सभी को दिल्ली तलब कर लिया गया है और कल होने वाली है अहम बैठक। और इस बैठक में देखना होगा कि क्या कुछ प्लान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का होता है। इसके साथ ही किस तरीके से हमलावर होते हुए सभी नेता नजर आ रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा की तरफ से कहा जा रहा है कि दिल्ली में हार के बाद में आम आदमी पार्टी जो है वो बिखर जाएगी, ये बात कही गई है। वहीं सुनील जाखड़ है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पंजाब में व्याप्त भय का माहौल अब खत्म होगा। पंजाब के अंदर भी बीजेपी लाने की बात वो कर रहे हैं। सुखबीर बादल कह रहे हैं कि दिल्ली की तरह पंजाब की जनता को गुमराह करके सरकार बनाई गई है। तो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर ये हमले इस वक्त किए गए हैं। रंधावा कह रहे हैं कि दिल्ली में हार के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी। और वहीं सुनील जाखड़, पीएम मोदी पंजाब को आपदा मुक्त बनाएंगे। क्योंकि ये जो आपदा, जो ये शब्द है, ये काफी ट्रेंडिंग में नजर आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने के बाद में दिल्ली चुनावों के बीच में। और अब कहीं ना कहीं यही शब्द कहीं ना कहीं पंजाब में भी नजर आ सकता है और उसको लेकर अलग अलग तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए नेता नजर आ रहे हैं।
सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को लेकर के ये बात भी कही गई है। पीएम मोदी पंजाब को आपदा मुक्त बनाएंगे, ये बात कही जा रही है। पंजाब की जनता को जल्द ही छुटकारा मिलेगा, ये बात सुखबीर बादल कहते हुए नजर आए हैं। ऐसे में अगर कुल मिलाकर देखें तो इन तमाम बातों की वजह से, साथ ही कुछ और अफवाहें भी हैं इस वक्त बाजार में, उन तमाम चीजों को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के जो पंजाब के विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उन सभी को अर्जेंट मोड पे, अलर्ट मोड पे दिल्ली तलब किया है। और कल होने वाली है ये मीटिंग। हालांकि देखना होगा कि इस मीटिंग में आखिर अरविंद केजरीवाल का प्लान क्या है पंजाब को लेकर। और इसी बीच चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और अमरिंदर हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के सामने आखिर चुनौतियां क्या क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की एकजुटता को बरकरार रखना इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में निकलकर सामने आ रहा है। साथ ही पंजाब सरकार को भी सुरक्षित रखना है, क्योंकि अब पंजाब ही एक ऐसा राज्य बचा है जहां पर आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ता में है, क्योंकि दिल्ली से तो सत्ता जा चुकी है। तो ऐसे में सवाल यही है और यही तमाम चुनौतियां भी है। विपक्ष के रूप में भी अहमियत अपनी दिखानी है, खासतौर पर दिल्ली के अंदर, क्योंकि 22 सीटों पर जीत दर्ज की है आम आदमी पार्टी ने। ऐसे में दिल्ली में विपक्ष की भूमिका भी निभाई जाएगी और साथ ही पंजाब में जो सत्ता है उसको भी बचाना है। समर्थकों का मनोबल जो इस वक्त दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं घट गया है, उसको बढ़ावा देना भी एक बड़ी चुनौती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। चलिए, हमारे सहयोगी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सीधे तौर पर हम देखें तो ये तमाम चुनौतियां हैं इस वक्त अरविंद केजरीवाल के सामने और देखना होगा कि कैसे वो इन तमाम चुनौतियों से पार पाते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली के अंदर जब सत्ता चली गई है तो दिल्ली के बाद में अब अगला नंबर पंजाब की बात कही जा रही है। तमाम जो नेता हैं वो हमलावर होते हुए भी नजर आ रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस के हो या फिर किसी अन्य पार्टी के हों। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने कई सारी चुनौतियां भी इस वक्त हैं और वो चुनौतियां भी हम आपको दिखा रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि दिल्ली के अंदर ही अगर हम देखें तो एक बड़े आंदोलन के जरिए आम आदमी पार्टी निकलकर सामने आई थी और उस आंदोलन के बाद ही जब 2013 में चुनाव हुए तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। हालांकि वो पार्टी जो है वो मात्र 49 दिन चली। और इसी बीच चलिए जो हमारे सहयोगी हैं इस वक्त वो सीधा जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अमरिंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमरिंदर, दिल्ली के बाद में अब अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां तो कई सारी हैं ही, और लेकिन इन चुनौतियों में एक ये भी है जैसे अफवाहों का जो बाजार है वो भी गर्म है कि आम आदमी पार्टी के हाथ से पंजाब में सत्ता जा रही है, क्योंकि इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, दावे हो रहे हैं और इसको लेकर के अब विधायकों को दिल्ली बुला लिया गया है। निश्चित तौर पे कृतिका कहें तो ये न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती का समय है और संकट का समय है, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनके लिए भी एक चुनौती और बहुत बड़े संकट का समय है। जिस तरह से दिल्ली में लगातार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने करारी हार दी है, उसके बाद चुनौतियों सामने आ चुकी है और कहीं ना कहीं पूरे बिखरे हुए कुनबे को बचाने की कवायद दिल्ली की है। वहीं दूसरी तरफ सत्तारूढ़ जो आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, उसको भी बचाने की चुनौतियां हैं, क्योंकि जो हार के सबक हैं वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के सामने है। क्योंकि जिस तरह से लगातार 10 सालों से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगातार दिल्ली से झूठे वादे किए, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने की बात की, यमुना पॉल्यूशन की बात की, और वो वादे पूरे नहीं हुए तो उनकी एक अहम हार के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और अब इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि कल कपूरथला हाउस में पंजाब के जितने भी एमएलए और मिनिस्टर्स हैं उनको अरविंद केजरीवाल ने बुलाया है कपूरथला हाउस में और 1-to-1 मुलाकात होने वाली है। इसमें वो लोग भी शामिल रहेंगे जो अभी तक दिल्ली में है, यानी कि पंजाब के एमएलए और मुख्यमंत्री अभी भी बड़ी संख्या में दिल्ली में है, क्योंकि हर विधानसभा में 70 विधानसभा में एक मिनिस्टर और एक एमएलए की प्रचार के लिए ड्यूटी लगाई गई थी। तो जो लोग अभी यहाँ है वो और पूरी कैबिनेट को पंजाब की कपूरथला हाउस दिल्ली में बुलाया गया है। कल शाम को एक अहम बैठक होगी और उन्हें यह कहा जाएगा कि आपने जो जनता से जो वादे किए हैं उसका वो आप रोड मैप लेके आइए, कौन कौन से वादे हैं और उसको कितना पूरा कर चुके हैं और कितना पूरा करना है। ये चुनौतियां हैं, क्योंकि जो हार का एक बड़ा सबक है उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को समझ में आ रहा है कृतिका कि अगर अब हमने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए तो दिल्ली हाथ से चली गई, अब कहीं पंजाब की बारी ना हो जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने जो पंजाब के विधायकों मंत्री को बुलाया है। और आपको याद होगा
कल शाम को एक बिल्कुल अहम बैठक- अमरेंद्र, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस वक्त चुनौतियां भी कई सारी हैं और सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी को समेटकर रख रहा है, ये सबसे बड़ी चुनौती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम में मिलावट मामले में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर में मिलावटी घी वाले लड्डू को लेकर उपजे इस विवाद के बाद सरकार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करा रही है और इस मामले की जांच के लिए सीबीआई अधिकारियों के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और चारों को तिरुमाला लड्डू बनाने के लिए घी की आपूर्ति में अनियमितताएं मिलने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में की अगर हम बात करें तो भोले बाबा डेयरी के पूर्व निदेशक विपिन जैन इसमें शामिल है, साथ ही पोमिल जैन, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही वैष्णवी डेयरी के जो अपूर्व चावड़ा और साथ ही एआर डेयरी के राजू राजशेखरन, उनको वो भी शामिल है, उनको भी गिरफ्तार किया गया। फिलहाल अदालत ने इन चारों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अब इस पूरे मामले पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कैसे टेंडर देने में ये सारी गड़बड़ियां हुई हैं। एक नजर ग्राफिक्स पर। तो लड्डू विवाद पर यह एक्शन लिया गया है, जहां आपको बता दें कि तिरुपति मंदिर लड्डू विवाद पर सीबीआई की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था तो लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसआईटी का जो गठन किया गया था, एसआईटी के गठन के बाद में 4 लोगों को इस वक्त गिरफ्तार इसमें किया गया है और 14 दिन की अदालत की तरफ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। तो इस पूरे मामले पर फिलहाल अब ये बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। लड्डू विवाद पर यह एक्शन हुआ है, जहां सीबीआई की तरफ से 4 आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ इस पूरे मामले पे की जाएगी। इसी के साथ अगले ग्राफिक्स की ओर रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि इस पूरे मामले में किस तरीके से टेंडर देने में हेराफेरी की गई और जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये पूरा अगर हम देखें तो कई सारी अनियमितताएं इसमें भी सामने आई हैं। तिरुपति मंदिर के अंदर प्रसाद में जो मिलावट का मामला है, ये अभी फिलहाल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ अगर हम देखें तो मंदिर प्रसाद में जो मिलावट का मामला है, उस पर 4 लोग गिरफ्तारी के बाद में अब आगे और क्या कुछ कार्रवाई होती है उस पर नजर रहेगी। लेकिन साथ ही आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद क्या है तिरुपति मंदिर में लड्डू का विवाद, क्योंकि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो कई सारे सवाल सरकार पर भी खड़े हुए थे, साथ ही मंदिर प्रशासन पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। तिरुपति मंदिर में दरअसल प्रसाद के रूप में लड्डू को चढ़ाया जाता है। रोज हजारों कुंटल लड्डू वहां पर बनता है और उस लड्डू को चढ़ाया जाता है और इस लड्डू में घी के साथ पशु चर्बी और फिश ऑयल के इस्तेमाल का दावा किया गया है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो गुजरात की जो एक प्रयोगशाला है, वहां पर घी के नमूनों में मिलावट की पुष्टि भी हुई है और इस पुष्टि के बाद ही ये पूरा मामला नजर आया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पिछली सरकार पर सीधे तौर पर इस पूरे विवाद को लेकर आरोप लगा दिया गया। तो वहीं वाईएसआरसीपी ने श्रद्धालुओं की भावना से खिलवाड़ करने की बात सामने आई है कि वाईआरसीपी ने श्रद्धालुओं की भावना के साथ खिलवाड़ किया है। तिरुपति मंदिर के रूप में जो लड्डू प्रसाद में चढ़ता है उसके अंदर पशु चर्बी की बात सामने आई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। नीरज, फिलहाल इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के दायरे में जब ये पूरा मामला आता है तो एसआईटी का गठन होता है और अब एसआईटी ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर ये पूरी प्रक्रिया क्या है जिसमें हेरफेर की बात कही जा रही है? नीरज, देखिए, इसमें एसआईटी गठित हुई थी सीबीआई की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था और लोकहित का ये मामला था, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से ये जुड़ा हुआ मसला था और सीबीआई को दिशा निर्देश दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने कि इसकी जांच की जाए। सीबीआई ने तुरंत इसमें 5 सदस्यीय एसआईटी बनाई थी और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू की। इसमें कई सारे चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए। सबसे पहले देखें कि 3 इसमें डेयरी थी जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एक तो वैष्णवी डेयरी थी, इसके अलावा भोले बाबा डेयरी थी और एआर डेयरी थी। एआर डेयरी ही थी जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि वैष्णवी जो डेयरी थी उसी का एक तरीके से जो अधिकारी हैं उन्होंने ही ये एआर डेयरी के नाम से ये टेंडर हासिल किया था जी। उसके बाद जो घी की जो सप्लाई है वो वैष्णवी और भोले बाबा डेयरी से शुरू होती है और उसी समय ये आरोप लगते हैं
चंद्रबाबू नायडू की तरफ से ये आरोप लगाए गए थे कि इसमें लड्डू में मिलावट की जा रही है, खासतौर से जो पशु चर्बी है उसकी मिलावट की जा रही है। और इसकी जब फॉरेंसिक जांच भी हुई थी, उन्होंने उस जांच को सामने रखा था और उसमें इस बात की पुष्टि हुई थी कि जो लड्डू है उसमें चर्बी का प्रयोग किया जा रहा है। उसके बाद सीबीआई ने भी इस पूरे मामले में जांच की और 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि वास्तव में जो लड्डू है उसमें चर्बी का जो प्रयोग है वो किया जा रहा है। आप देखें कि तिरुपति का जो लड्डू है वो कई सारी चीजों से मिलकर बनता है, जिसमें घी है, काजू है, इसके अलावा जो अलसी है, सनफ्लावर है। इसके साथ साथ ही आप देखें कि उसमें पशु चर्बी है, उसका भी जो प्रयोग है वो किया गया है। अब 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है निश्चित तौर पर। उसके बाद सीबीआई भी इस पूरे मामले में विस्तार से जांच करेगी और पता लगेगी कि इस खेल के पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। ये खेल कितना बड़ा है आप इस बात से समझ सकते हैं कि एक दिन में 3.5 लाख के करीब जो लड्डू हैं वो बनते हैं और एक लड्डू की कीमत 50 रुपए है, यानी कि 1,75,00,000 रुपए प्रतिदिन ये लड्डू है उसका कारोबार होता है। और पूरे साल की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास का ये कारोबार। यही कारण है कि लाखों करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ ये सवाल है। अब जल्दी ही सीबीआई इस पूरे मामले से पर्दाफाश करेगी कि आखिर इस खेल के पीछे और कौन कौन लोग शामिल थे। फिलहाल अगर प्रक्रिया की हेरफेर की अगर हम बात करें तो ये सब सामने नजर आता है। और अब इसमें आगे किस तरीके से कार्रवाई की जाए, क्योंकि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो चुकी है, जिन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। क्या अब इस कड़ी में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं नीरज? देखिए, बिल्कुल गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि ये 4 लोग तो ये है कि सीधे तौर पर जो शामिल थे उनकी भूमिका निकलकर सामने आई है। इन 4 लोगों को कौन पीछे से सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इतना बड़े खेल में केवल 4 लोग शामिल नहीं होंगे। निश्चित तौर पर पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और इसके अलावा जो राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और इसके अलावा जो तिरुपति जो मंदिर है उससे जुड़े हुए भी कुछ लोग होंगे, इस पूरे खेल में शामिल होंगे। सीबीआई का ये कहना है कि वो विस्तृत रूप से इसकी जांच कर रही है और इस खेल में जितने भी खिलाड़ी होंगे, चाहे वो सफेद पोश हो या कोई भी हो, उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अब इस पूरे मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है और अब कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके बाद में अब और कितनी गिरफ्तारी होंगी इस पर नजर लगातार बनी रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसी के साथ अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी अगली खबर, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार एक्शन मोड में बने हुए हैं। एक के बाद एक ट्रंप के फैसले लगातार सुर्खियों में हैं और ट्रंप एक और बड़ा ऐलान अब करने जा रहे हैं। दरअसल ट्रंप अमेरिका में होने वाले स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ का ऐलान आज करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं कई देशों को बड़ा झटका लगना तय है। हालांकि ट्रंप ने अपने इस पहले कार्यकाल के दौरान भी स्टील पर 25% और एल्यूमिनियम पर 10% का टैरिफ लगाया था। और इस फैसले से जो देश सबसे ज्यादा प्रभावित अब होंगे उनमें कनाडा, मैक्सिको और ब्राजील का नाम सबसे ऊपर है। दरअसल ट्रंप अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के लिए और व्यापार घाटे को कम करने के लिए ये बड़ा कदम उठा रहे हैं, लेकिन इन कदमों से पूरी दुनिया पर आर्थिक असर हो रहा है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर टैरिफ धमाके पर ट्रंप के। तो ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ धमाका किया गया है, स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की गई है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। सभी देशों पर इसे लागू किया जाएगा और सभी देशों पर लागू होने के बाद में इसका सीधे तौर पर सभी देशों पर असर भी पड़ेगा, जिसमें कनाडा और मैक्सिको मुख्य तौर पर है। तत्काल प्रभाव से इस निर्देश को लागू किया जाएगा और इसका सीधे तौर पर मकसद है, जैसा हम आपको बता रहे हैं, कि अमेरिकी उद्योगों की रक्षा करना। अमेरिका के अंदर जो उद्योग है उनकी रक्षा हो सके, व्यापार संतुलन जो है उसको सुधारने पर सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है। कनाडा, ब्राजील, मैक्सिको स्टील आयात के सबसे बड़े स्रोत हैं और उनके ऊपर सीधा असर सबसे बड़ा इस पर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया और वियतनाम से भी यूएस में स्टील इंपोर्ट किया जाता है। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ लगाने की इस वक्त होड़ मची हुई है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार टैरिफ धमाका डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उससे इस वक्त टैरिफ वॉर भी इस वक्त छिड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सभी जो देश हैं वो अपने अपने स्तर पर टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जहां एक और ये बड़ा धमाका किया गया है, वहीं दूसरी ओर हम देखें तो ट्रंप अपने फैसलों के जरिए टैरिफ वॉर छेड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गजा को लेकर के दिए बयान पर अब अरब देशों में नाराजगी है।
दरअसल गजा को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं गजा को खरीदना चाहता हूं और जहां तक गजा के पुनर्निर्माण का सवाल है तो हम इसका जिम्मा मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को सौंप सकते हैं, लेकिन हम गजा पर पूरी तरह से स्वामित्व को लेकर प्रतिबद्ध हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि हमास यहां दोबारा कदम नहीं रखने पाए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक प्रेस वार्ता में कही गई। और उसके बाद में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। मिस्र में आपको बता दें कि आगामी 27 फरवरी को इमरजेंसी अरब समिट भी आयोजित हो रही है, जहां पर इस मामले को लेकर चर्चा होगी। तो वहीं ट्रंप के बयान पर तुर्की के राष्ट्रपति ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों को हटाने की ताकत किसी में नहीं है। आखिर गजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है, करेंगे उस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं ट्रंप के प्रस्ताव से आखिर अरब देशों में क्यों है नाराजगी और क्या है इसके पीछे की वजह। एक नजर इस ग्राफिक्स पर। तो ट्रंप के इस प्रस्ताव को लेकर के अरब देशों में सीधे तौर पर नाराजगी है। इस प्रस्ताव ने अरब देशों को आक्रोश में डाला है और अलग अलग बयान भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। इस बयान के बाद में अरब देशों की ट्रंप को दो टूक सीधे तौर पर अरब देशों की तरफ से ट्रंप को सीधा मैसेज दिया गया है। ट्रंप के बयान को बेतुका बयान अरब देशों की तरफ से बताया गया है और इसको लेकर एक समिट के आयोजन की भी बात कही गई है। मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब में सीधे तौर पर हम देखें तो नाराजगी है, गुस्सा है, रोष है और अब इसको लेकर 27 फरवरी को एक समिट भी है। तीनों देश अमेरिका के प्रमुख सहयोगी हैं, जिन तीनों देशों की हम बात कर रहे हैं और अरब देशों में कहीं ना कहीं नाराजगी है ट्रंप के इस बयान को लेकर के। तुर्की के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि प्रस्ताव जो है वो चर्चा के लायक भी नहीं है और समिट की बात हो रही है, वहां पर चर्चा हालांकि इसको लेकर होनी है। जर्मनी चांसलर कह रहे हैं कि ट्रंप का जो प्रस्ताव है वो एक स्कैंडल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इस प्रस्ताव ने कहीं ना कहीं अरब देशों पर कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं और अब मिस्र जो है वो आपात अरब समिट करने जा रहा है। 27 फरवरी को अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है। शिखर सम्मेलन की मेजबानी मिस्र करता हुआ नजर आएगा और इस समिट में इस जो बयान दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उसको लेकर चर्चा होनी है। सम्मेलन में फिलिस्तीनी मुद्दे को लेकर चर्चा के कयास सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं और फिलिस्तीनियों पर नेतन्याहू के बयान से भी कहीं ना कहीं तनाव बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सऊदी में फिलिस्तीनियों को बसाने की बात ट्रंप की तरफ से कही गई थी और अब इस पूरे मामले पर जहां अरब देशों में नाराजगी है तो वहीं दूसरी तरफ अपने बयान से पीछे हटते हुए फिलहाल ट्रंप नजर नहीं आ रहे। हालांकि देखना होगा कि 27 फरवरी को जब ये सम्मेलन होगा तो उसमें किस तरीके की चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो एक्शन मोड में ट्रंप नजर आ रहे हैं क्योंकि एक बार फिर से सुर्खियों में मैक्सिको की जो खाड़ी है वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुकी है। ट्रंप अपने पदभार ग्रहण करने के बाद में एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अब अमेरिका की खाड़ी के नाम से जाना जाएगा। ट्रंप ने गल्फ और अमेरिका दिवस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो ये बड़ी खबर भी आप तक पहुंचा रहे लगातार क्योंकि एक्शन मोड में ट्रंप इस वक्त नजर आ रहे हैं और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी अनिल थॉमस इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनिल, अगर देखा जाए तो एक्शन मोड में ट्रंप सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक हम देखें तो बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, कई सारे बयान ऐसे दे रहे हैं और इन बयानों का असर, इन फैसलों का असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरे दुनिया पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में जो 25% टैरिफ लगाने की बात कही गई है जिसकी अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, उसको लेकर अरब देश जो है उनमें भी नाराजगी है। गजा को लेकर नाराजगी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिल्कुल, अगर सबसे पहले गजा पर बात करते हैं, जिस तरह से गजा पर उनका रुख रहा है, उन्होंने कहा इसे रिवेरा ऑफ द मिडिल ईस्ट बनाएंगे, लेकिन जर्मन चांसलर ने आज प्री इलेक्शन डिबेट में कहा कि इसे एक स्कैंडल के रूप में वो देखते हैं। जिस तरह से ये रुख ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अपनी दूसरे कार्यकाल में जो उन्होंने रुख दिखाया है, साफ है कि ट्रेड टैरिफ्स पर बहुत ज़्यादा नज़र है ट्रंप की और ट्रंप समझते हैं कि ट्रेड टैरिफ्स एक बहुत अच्छा विंडो है जिसमें उनको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक लिवरेज करने या फिर एक फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। क्योंकि अगर हमें समझना होगा कि लगभग जो अमेरिका में बहुत सारे सामान आते हैं उस पर जो सैंक्शंस या फिर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है वो लगभग 2.5% है। जब बनस्पत अगर वही सामान अमेरिका से बनकर वापस EU देशों में जाता है तो 10% टैक्स लगता है। तो ऐसे में ट्रंप समझते हैं इस टैरिफ को एक बहुत महत्वपूर्ण टूल के रूप में और उसे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। और मैं कहूँगा ये पहला काल था उनका ट्रंप का, वहां भी उन्होंने 10-25% स्टील पर और 10% एल्यूमिनियम में लगाया था। इस बार और कड़ा रुख दिखाया उन्होंने दूसरे कार्यकाल में और 25% दोनों पे लगाया है। मैं कहूंगा आने वाले समय में मेक्सिको, कनाडा जैसे देशों पर बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी। यही नहीं,
साउथ कोरिया और वियतनाम जैसे देश जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं स्टील को, उनके लिए भी काफ़ी मशक्कत और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। कुल मिलाकर देखिए एक बहुत बड़ा लिवरेज विंडो या फिर एक बहुत बड़ा वर्चस्व की लड़ाई है। और ट्रेड वार जिस तरह से चीन के साथ रुक किया और चीन ने भी उल्टा उतना ही टैरिफ लगाया है, तो एक ट्रेड वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सब कोई समझता है कि इसके अंजाम क्या होंगे, तो हर कोई बारीकी से इस पहले जो ट्रेड वॉर चीन और अमेरिका के बीच चल रहा है उसमें क्या मतलब जी। तो टैरिफ वॉर एक तरह से छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम गजा की बात करें तो गजा को अपनाने की बात कही गई है और कहा गया कि वहां पर जो लोग हैं उन्हें दूसरी जगह पर बसाया जाएगा और हम एक नया गजा तैयार करेंगे। देखिए इसकी संभावना बहुत मुश्किल है। अगर अमेरिका का इतिहास देखें, जब भी वो अगर एशियाई सब कॉन्टिनेंट में देखें, अफगानिस्तान में लंबे समय तक रहे, उनको उसमें कोई नतीजा नहीं मिला, आखिरकार उन्हें वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा। ये रुख ज़रूर उनका एक ये जो तेवर उन्होंने दिखाया ज़रूर आक्रामक है, लेकिन इसको अंजाम तक पहुँचाना मेरे हिसाब से काफ़ी मुश्किल होगा। जिस तरह से सारे अरब देश एकजुट हो जाएंगे इसमें, और मैं कहूँगा एक नई मुश्किल या फिर एक नया दरवाज़ा खोल रहे हैं जहाँ मुश्किल ज़्यादा होंगे उनके लिए आगे चलते चलते, क्योंकि ये करना इतना आसान नहीं है जितना ये समझ रहे हैं। क्योंकि इजराइल का भले ही साथ मिले, लेकिन इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन में ले जाना काफ़ी मुश्किल है अमेरिका के लिए, और इस पर भी हमें रुख रखनी होगी। क्योंकि ट्रंप जो करते हैं वो अभी तक जो कह रहे हैं वो करने में कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर जरूर लगता दिख रहा है उन पर। वो अमेरिका के अंदर हो जिस तरह से उन्होंने वहां रुख अपनाया, या फिर ट्रेड पॉलिसी और टैरिफ को लेकर जिस तरह से रुख रखा है उन्होंने, तो यहाँ भी हमें वेट करना होगा। जरूर आक्रामक रुख है, लेकिन इसको आगे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल है, या फिर इसमें बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स है जिस पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और अमेरिका को पार पाना है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीधे तौर पर हम देखें तो जो फैसले लिए जा रहे हैं लगातार पद संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो फैसलों का असर अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी पड़ रहा है। फिर चाहे वो फैसलों की हम बात करें, टैरिफ लगाने की बात करें, या अमेरिकी लोगों के लिए जो अहम फैसले लिए गए उनकी बात करें, या फिर गाजा की जो बात की जा रही है उसको लेकर, यानी कुल मिलाकर असर सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। नजर इस पर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। कल सुबह 10:30 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।